ईरान एक प्राचीन राष्ट्र जिसकी महत्वाकांक्षाएं दुनिया को असहज करती हैं। यहाँ पहाड़ों, रेगिस्तानों और सुरंगों में दशकों से वही चीज आकार ले रही है जिससे वॉशिंगटन व तेल अवीव सबसे ज्यादा डरते हैं, परमाणु हथियार। पर ईरान ही क्यों और अभी क्यों? फिर से रॉकेट हमले, बयान और ये सुर्खियां कि अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले किए। ये कहानी युद्ध की नहीं, ये एक ऐसे देश की है जो अजय रहना चाहता है और इसके लिए उसे परमाणु ढाल चाहिए। परमाणु क्लब एक बटनधारी विशिष्ट समूह। केवल 9 देश ही ऐसे हैं जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन 9 के पास सामूहिक विनाश के हथियारों से कहीं ज्यादा रुतबा है। परमाणु बम वाले देश को कोई हाथ नहीं लगाता, कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। कमजोर शासनों के लिए परमाणु शस्त्रागार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। उत्तर कोरिया एक उत्तरजीविता नियमावली। भोजन की कमी वाला देश जहां इंटरनेट बड़े पैमाने पर कटा हुआ है और बिजली तय समय पर आती है, फिर भी कोई इस पर बमबारी करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इसके पास मिसाइलें हैं। 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और तब से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जितना चाहे विरोध कर सकते हैं, लेकिन वे इसे छूते तक नहीं। ईरान ये बहुत अच्छी तरह समझता है। ईरान प्रतिबंधों तले महत्वाकांक्षाएं। ईरान सिर्फ एक इस्लामी गणतंत्र नहीं है, यह हजारों साल पुराने इतिहास, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय प्रभाव वाली एक शक्ति है। सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की सभी बेचैन हैं। दूसरों से अलग ईरान अमेरिकी ठिकानों से घिरा हुआ है, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में। तेहरान के लिए परमाणु हथियार हमला करने का जरिया नहीं है, वे विदेशी हस्तक्षेप के सवाल को हमेशा के लिए खत्म करने और उत्तर कोरिया की तरह एक खौफ बन जाने का एक तरीका है। फिर भी तेहरान हमेशा जोर देता है, हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। शाह और पश्चिम, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में अमेरिका के समर्थन से शाह के शासनकाल में शुरू हुआ, जब ईरान वॉशिंगटन का सहयोगी था। शांति के लिए परमाणु योजना के तहत अमेरिका ने तेहरान को पहला परमाणु रिएक्टर उपलब्ध कराया। 70 के दशक के आखिर तक ईरान ने उपकरण खरीदे, वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया और केंद्र बनाए। 20 तक रिएक्टरों की योजना थी। इसका लक्ष्य नागरिक ऊर्जा था, जिसमें रक्षात्मक क्षमता का पहलू भी शामिल था। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। 1979 क्रांति और ठहराव। खुमैनी के सत्ता में आते ही पश्चिम ने समझौते तोड़े, वैज्ञानिक चले गए, आपूर्ति रुकी, ईरान अलग थलग पड़ा। नए नेतृत्व ने परमाणु ऊर्जा को अपवित्र तक कहा। कार्यक्रम रुका, पर थोड़े ही समय के लिए। 80 के दशक के अंत तक इराक युद्ध के बाद तेहरान ने समझा तकनीक के बिना वो कमजोर है और रहस्यों का दौर शुरू हुआ। पहाड़ों में सेंट्रीफ्यूज। 90 के दशक की गुप्त दौड़। 1990 के दशक में ईरान ने गुपचुप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तैयार किया। नटांज में एक भूमिगत संवर्धन संयंत्र बनाया गया, सेंट्रीफ्यूज मजबूत, बंकरन के लिए अग्रभाग। अरदकान में एक येलो केक संयंत्र। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को सूचित नहीं किया। जब इन ठिकानों का खुलासा हुआ तो दुनिया दंग रह गई। देश बम बनाने के करीब था। नातांज पहला लक्ष्य था। नातांज का भूमिगत परिसर परमाणु ईरान का प्रतीक बन गया। अमेरिका और इजराइल ने प्रतिबंध लगाए और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। साल 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने इस साइट में सेंध लगाई और सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय कर दिया। विस्फोट, तोड़फोड़, आगजनी, इन सब के पीछे खुफिया एजेंसियां थीं। लेकिन ईरान डटा रहा। हर हमले ने इस विश्वास को और पुख्ता किया कि अगर उसके पास बम होता तो कोई हिम्मत नहीं करता। साल 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को पहुंच मिली और उस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए। इससे सामान्यीकरण की राह खुलने की उम्मीद थी। परंतु 2018 में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा रूप से समझौते से बाहर निकल गए। नतीजतन प्रतिबंध लौट आए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और विश्वास खत्म हो गया। ईरान ने भी बिना छिपाए अपने सेंट्रीफ्यूज फिर से शुरू कर दिए। वर्ष 2020, फखरीजादे की हत्या। 27 नवंबर 2020 को कार्यक्रम के मुख्य वैज्ञानिक और वास्तुकार मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। खुफिया जानकारी के अनुसार इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक रिमोट नियंत्रित स्नाइपर प्रणाली ने बिना किसी एजेंट के मौके पर काम किया। संदेश स्पष्ट था, हम जानते हैं कि आप कौन हैं और हम आप तक पहुंच सकते हैं। धीमा होने के बजाय बिल्कुल उल्टा हुआ। फखरीजादे एक शहीद बन गए, कार्यक्रम एक पवित्र कर्तव्य। सुविधाएं और गहरी हो गई, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, संकल्प और दृढ़ हो गया।
वर्ष 2024-2025 ईरान पर्दे से बाहर आ गया। 2025 तक ईरान ने 60% से अधिक संवर्धन कर लिया था, जो लगभग हथियार ग्रेड का था। जाग्रोस पहाड़ों के नीचे अगली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज स्थापित किए गए थे। फोडो और इस्फहान परिसरों का विस्तार हो गया था। उपग्रहों ने 24 घंटे की गतिविधि दर्ज की। IAEA ने शिकायत की कि उसकी पहुंच समाप्त हो गई थी। इजराइल ने खतरे की घंटी बजाई, अमेरिका ने धमकी दी। ईरान ने जवाब दिया, हम डरते नहीं हैं। जून 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमला किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा के अनुसार 15 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम दृश्यता वाले ड्रोन का उपयोग करके ईरानी ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले किए। इन निशानों में फोर्डो में संदिग्ध सुविधाएं, इस्फहान में एक भूमिगत हैंगर और अर्दकन के पास मालवाहक काफिले शामिल थे। ईरान ने नुकसान की पुष्टि की, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों को इसका दोषी ठहराया। जवाब में तेहरान ने अपनी हवाई सुरक्षा को सक्रिय किया और मिसाइलों को अलर्ट पर रखा। यह सिर्फ एक और झड़प नहीं थी, बल्कि ये देश के परमाणु बुनियादी ढांचे पर पहला खुला हमला था। ईरान की प्रतिक्रिया और युद्ध का खतरा। परमाणु स्थलों पर हमलों के एक दिन बाद इजराइल पर पहले रॉकेट दिखाई दिए। वे सीधे ईरान से नहीं, बल्कि सहयोगियों के माध्यम से लॉन्च किए गए थे। लेबनान से हिजबुल्ला और सीरिया तथा इराक से शिया समूह। हमले लहरों में हुए, पहले मंडराते हुए ड्रोन, फिर रॉकेटों की बौछार। इजराइल ने आयरन डोम को सक्रिय किया, फिर भी कुछ रॉकेट घुस गए, खासकर हाइफा और गोलान हाइट्स के आसपास। इजराइल ने ईरान के सहयोगियों के बुनियादी ढांचे पर पलटवार किया। सीरिया में बिजली संयंत्रों, लेबनान में हथियार डिपो और इराक में कमांड सेंटरों पर। यह सब कुछ बड़े के लिए एक प्रस्तावना जैसा लगा। आधिकारिक तौर पर युद्ध भले ही न हो, पर सभी जानते हैं कि यह शुरू हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच न तो कूटनीतिक संवाद है और न ही युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा। फिर भी हमले लगभग रोजाना हो रहे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी उपग्रह तस्वीरें जारी करती है और ईरानी मार गिराए गए ड्रोन दिखाते हैं। फारसी खाड़ी के ऊपर अमेरिकी और इजरायली विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। ईरान के ठिकाने हवाई और साइबर हमलों दोनों से दोहरी सुरक्षा में हैं। अप्रैल में फोर्डो परिसर की बिजली प्रणाली को बाधित करने का प्रयास हुआ, जो विफल रहा। परमाणु बम का खतरा पहले से कहीं ज्यादा नजदीक। मीडिया का कहना है कि ईरान के पास अंतिम चरण को छोड़कर सब कुछ है। समृद्ध यूरेनियम, एक वैज्ञानिक आधार और वितरण प्रणालियां। बचा है बस उसे जोड़ना, और यही वो क्षण है जिससे हर कोई डरता है। यदि ईरान घोषणा करता है कि हमारे पास एक हथियार है, तो उत्तर कोरिया का परिदृश्य दोहराया जाएगा और किसी भी चीज को रोकना बहुत देर हो चुकी होगी। इजराइल इसकी अनुमति नहीं देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही कार्रवाई कर रहा है। संघर्ष का अदृश्य पहलू, एक भूमिगत युद्ध। जबकि सतह पर ड्रोन और रॉकेट लड़ते हैं, असली जंग मानव नेटवर्कन, साइबर युद्ध और जासूसी के जरिए कहीं और लड़ी जाती है। इस साल की शुरुआत से ईरान में मोसाद के लिए काम करने के शक में 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। हेमहेंजराइली क्षेत्र में ईरान समर्थक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्ष जानकारी जुटा रहे हैं और उन्हें डर है कि दूसरा उनसे एक कदम आगे है। अन्य शक्तियों को नजरअंदाज न करें। चीन, रूस और तुर्की बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा युद्ध उन्हें भी प्रभावित करेगा। अंतिम सवाल, क्या ईरान के पास पहले से ही बम है? इसका जवाब अज्ञात है। आधिकारिक तौर पर नहीं। फिर भी हर कोई ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो पहले से ही किसी बंकर में हो। इजराइल निवारक हमले के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। ईरान सामरिक धैर्य पर दांव लगा रहा है, लेकिन इस खेल की सीमाएं हैं। एक हमला, एक गिराया गया विमान, एक गलत आदेश, और सब कुछ एक ऐसे चरण में फिसल सकता है जहां कोई बातचीत नहीं होगी, केवल परमाणु ब्लैकमेल और अस्तित्व की लड़ाई होगी। इजराइल एहतियाती हमलों की रणनीति। इजराइल के लिए परमाणु ईरान सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। 1980 के दशक से इजराइल का सिद्धांत रहा है कि किसी भी शत्रुतापूर्ण परमाणु कार्यक्रम को उसके विकास चरण में ही नष्ट कर दिया जाए। इराक में 1981 में और सीरिया में 2007 में भी ऐसा ही हुआ था, और जरूरत पड़ने पर ईरान के साथ भी ऐसा ही होगा। इजराइल इंतजार नहीं करता, वो कार्रवाई करता है। मोसाद गुप्त अभियान चलाता, ड्रोन सटीक हमले करते हैं, और साइबर युद्ध कभी नहीं रुकता। अगर बम बन गया तो कार्रवाई करने में बहुत देर हो जाएगी। तारांकन, चीन और तुर्की। दर्शक या खिलाड़ी। तारांकन चीन शांति की बात करता है, पर उसके मध्यस्थ ईरान को प्रतिबंधों से बचने और तेल बेचने में मदद करते हैं। बीजिंग परमाणु संघर्ष नहीं चाहता, पर कमजोर ईरान भी उसके हित में नहीं। तुर्की नाटो सदस्य होते हुए पश्चिमी विरोधी बयानबाजी करता है। अंकारा ईरान पर हमलों की निंदा करता है, पर अमेरिकी ठिकानों का उपयोग नहीं रोकता। कोई तटस्थ नहीं, सब पर्दे के पीछे से दांव लगा रहे हैं। ईरानी क्या कहते हैं? डर, गर्व, नफरत।
तेहरान की सड़कें जितनी शांत दिखती हैं उतनी है नहीं, और ये भ्रामक है। युवाओं को एक और युद्ध का डर है। पुरानी पीढ़ी को ईरान इराक संघर्ष की भयावहता याद है। ईरानी चैनलों में फरत गर्व के साथ घुल मिल जाती है। हमें उनकी मिसाइलों से डर नहीं, हमें विश्वासघात से डर है। कई मानते हैं कि एक बम आजादी लाएगा, कई अन्य समझते हैं कि अगर युद्ध शुरू होता है तो आम लोग इसकी मार झेलेंगे, जबकि अभिजात वर्ग बंकरों में छिपता है। आम ईरानी ईंधन की कतारों में खड़े रहते हैं और खामोश रहते हैं। ईरान परमाणु बम क्यों चाहता है? सीधा जवाब, नारों के बिना। हमला करने के लिए नहीं, इजराइल को नष्ट करने के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। ईरान का अभिजात वर्ग एक गारंटी चाहता है। 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के पास जो साधारण परमाणु भय था, वैसा ही अगर आप हमें छुओगे तो हम जवाब देंगे। ईरान ने देखा कि इराक, लीबिया और सीरिया का क्या हुआ। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और या तो नष्ट हो गए या अराजकता में घसीट लिए गए। तेहरान में इसे इतिहास का सबक कहा जाता है। बम हमले का औजार नहीं है, यह कवच है। भले ही कोई इसे खुले तौर पर न कहे या पहले से ही हर बातचीत प्रतिबंध और हमले को आकार देता है। यह हवा में एक ऐसी छाया की तरह है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।